नमस्कार, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों का निर्माण करना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण करना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण करना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आपका पहला है आपका एफएसएस, दूसरा है एलएस, थर्ड है आपका टेस्टोस्टेरोन एंड इनिबिन। ये चार हार्मोन हैं जो युग्मक जनन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मैं आपको विटामिन के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आएंगे, दो विटामिन आएंगे जो आपके युग्मक जनन है उसके बारे में है। विटामिन पहला है आपका ई, विटामिन ई, जो इसकी कमी से, इस विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, नपुंसकता या स्टेरिलिटी, बंध्यता, नपुंसकता, स्टेरिलिटी या बंध्यता, जिसके अंदर जो मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो क्या नहीं, आपके जो बच्चा है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है विटामिन ए। विटामिन ए स्वस्थ युग्मकों के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, स्वस्थ युग्मक, और इसकी कमी से जो युग्मक होंगे वो कमजोर होंगे या स्पर्म कमजोर होंगे, कमजोर और इमोटाइल होंगे, अगतिशील होंगे, कमजोर व अगतिशील। ठीक है, और इसका कभी कभार क्या नाम भी पूछ लेते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ई का केमिकल नेम और विटामिन ए का भी केमिकल नेम पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल या रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। ठीक है, इसकी भी एक आपके जो विटामिन है ए बी सी डी ई और के, ठीक है, इनकी भी एक ट्रिक है जो मैंने विटामिन वाले टॉपिक के अंदर बताई है, विटामिन की ट्रिक, तो मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वो है रथ एक ट्रॉफी, जैसे रेटिनॉल विटामिन ए, थे से थाइमिन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, के से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टी से टोकोफेरोल विटामिन ई, एफ से फाइलोक्विनोन विटामिन के। तो ये आपके विटामिन की याद करने की ट्रिक है। तो ये तो आपको याद रखना है कि विटामिन ई और विटामिन के, और इसको आप क्लास को जरूर देखें। विटामिन वाली जो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है कोने में, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो सजीव के अंदर लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं, जिसके अंदर दो अगुणित युग्मक मिलके द्विगुणित रचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो अगुणित युग्मक हैं वो आपके युग्मक जनन के उपरांत ही बनते हैं, सीधे नहीं बनते हैं कि युग्मक जनन के उपरांत बनते हैं। क्योंकि युग्मक दो प्रकार के हैं तो युग्मक जनन भी दो प्रकार से होगा। तो युग्मक जनन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। शुक्र जनन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, वो होता है आपके जो वृषण है उसके अंदर होता है। और दूसरा है आपका अंड जनन। अंड जनन जो इसके अंदर अंडाशय के अंदर होगा, और इसके अंदर जो ओवम है या अंड है उसका निर्माण किया जाएगा, सेकेंडरी oocyte का निर्माण किया जाएगा। अब अपन जो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन है उसको डिटेल से अध्ययन करते हैं। अब अपन देखते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन कहाँ पर और किसमें होगा। शुक्र जनन की बात करें या स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होगा आपके वृषण के अंदर, और वृषण में भी पूछा जाए तो होगा किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में। और शुक्र जनन नलिका की दीवार बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला, जिसके अंदर आपके घनाकार उपकला व आपके स्तंभाकार उपकला होता है, घनाकार स्तंभाकार उपकला, और स्तंभाकार उपकला के अंदर होती है आपकी सर्टोली कोशिका। किसके अंदर होगा, सर्टोली कोशिका के अंदर होगा। ठीक है, सर्टोली कोशिका के अंदर युग्मक जनन का शुक्र जनन होगा। अब अपन एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आपके शुक्राणु है कैसे बन रहे हैं,
तो एक फ्लो चार्ट आएगा यहाँ पर, उसको देखते हैं। फ्लो चार्ट आपको उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको कोई टीचर्स होता है सीधे आपको रटा देता है, तो आपको वैसे याद नहीं होगा, रटने से याद नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ रटने से होती नहीं है। तो ये फ्लो चार्ट है, उसकी आपको इमेज बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको नाम लेता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट में आपके इमेज में क्या आ रहा है, रटा हुआ नाम तो है नहीं, इमेज में आएगा आपके क्रिकेट का बल्ला या खिलाड़ी खेलते हुए। और फुटबॉल का नाम तो फुटबॉल में क्या आएगी, फुटबॉल की सब आपकी इमेज आएगी। तो आपको यहाँ इस फ्लो चार्ट की इमेज बनानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, तो उसको अध्ययन करते हैं। अब अपन फ्लो चार्ट का अध्ययन करते हैं। पीजीसी, ये है पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसके द्वारा आपकी शुक्राणु व अंडाणु दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, आदि जनन कोशिकाएं, इसको हिंदी में कहते हैं आदि जनन कोशिकाएं। ठीक है, पीजीसी, जिसके द्वारा शुक्राणु व अंडाणु दोनों का निर्माण होगा। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए होती है स्पर्मेटोगोनियम, इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है, स्पर्मेटोगोनियम। क्या है स्पर्मेटोगोनियम? जैसे मैं यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम ये विभाजित होता रहता है, ये हो गया और ये और हो गया, ये और हो गया, विभाजित होता रहता है। ठीक है, बनते रहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। लेकिन एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ। ठीक है, वृद्धि करने के पश्चात ये कहलाती है प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। जैसे मैं यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बना रहा हूँ। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। क्या होगा यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में आपको कोशिका वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, ये है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब इसके अंदर द्वितीय विभाजन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो गया, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा दो और बनेगी, मतलब चार बनेगी टोटल। इससे बोलते हैं आपके स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। हिंदी भी यही है, स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड आगे इनमें क्या होगा, विकास होगा, परिपक्वन होगा, और इससे किसका निर्माण होगा, आपके शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इससे किसका निर्माण होगा, ये जैसे शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना फ्लो चार्ट याद रखना है। अब इसके अंदर अपन क्रोमोसोम देख लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। प्रत्येक के अंदर अपन क्या देखते हैं, हम क्रोमोसोम नंबर देखते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनियम ये होती है 2n। यहाँ पर 2n का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो। 2n अपन की जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जननिक कोशिका। कोशिकाएं हमारे शरीर में दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होगी, एक होगी जननिक कोशिका, जर्मिनल सेल, और एक होगी कायिक सेल, आपके कायिक सेल, सोमेटिक सेल। जननिक सेल वो होती हैं जिससे किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और सोमेटिक या कायिक सेल कौन सी है, जिससे बाकी अंगों का निर्माण होता है। इसकी गुणिता होगी n और इसकी गुणिता होगी 2n। n का मतलब कितने हो गए, क्रोमोसोम हो गए 23, और इसका मतलब कितने हो गए, 23 जोड़े कह दो या फिर 46 क्रोमोसोम कह दो, 46 गुणसूत्र। इसके अंदर होते हैं 23 गुणसूत्र, कायिक के अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र। तो ये क्या है आपके अभी डिप्लॉइड, क्या है, डिप्लॉइड है। इसे बोलते हैं द्विगुणित, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम लिखूं तो 44 क्या हो गए कायिक, और 2 क्या हो गए आपके जननिक क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पर भी जहाँ तक आपके अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है वहाँ तक यही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। इसमें भी वही रहेंगे,
2n, 2n लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसमें भी 2n, इसमें भी 2n। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, असूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, असूत्री विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर असूत्री विभाजन होगा तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम बनेगी वो क्या बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। दोनों क्या बनेगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मीन्स कितना हो गया 22 प्लस इसका आधा करो, इसका आधा करना है 22। अब x/2 नहीं करना है, यहाँ पर x/2 y/2 नहीं करना है, यहाँ गणित नहीं लगानी है। एक में जाएगा x क्रोमोसोम और इसके अंदर जाएगा y क्रोमोसोम। क्या जाएगा, y क्रोमोसोम, ठीक है। और ये बना, अब ये सेकेंड असूत्री विभाजन हुआ इसके अंदर। यहाँ पर x वाला है, इसका क्या निर्माण होगा 22 प्लस x, इसका भी क्या होगा क्योंकि x वाला था 22 प्लस x। द्वितीय जो असूत्री विभाजन है उसको आगे अपन क्या नहीं करेंगे, आधा नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको जो असूत्री विभाजन है उसमें मैं पूरा बताऊंगा प्रोसेस क्यों नहीं होता है ये आधा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 22 प्लस x और यहाँ पर क्या होगा 22 प्लस y, ये भी वही होगा, ठीक है। ये क्या बन गए, शुक्राणु बन गए। और एग्जाम में कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, इनकी जो अवस्था है कौन कौन सी अवस्था है। जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की अवस्था पूछूं, इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे आपके क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम बन रहे हैं, बहुत सारे नंबरों में बन रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, गुणन अवस्था बोलते हैं। ये सभी एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं गुणन अवस्था। यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि, इसे बोलते हैं वृद्धि अवस्था। आपको सीधा सीधा फ्लोचार्ट के अंदर देखना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वृद्धि अवस्था। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, शुक्राणु को क्या हो रहा है, परिपक्वन हो रहा है, जिससे शुक्राणु बन रहे हैं, जिसे बोलते हैं परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। एक यदि पूछ लिया जाए कि एक बार में कितने शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु नंबर ऑफ शुक्राणु कितने, 4, कितने बने, 4 बने, जिसमें से 2 होंगे जो 22 प्लस x और 2 होंगे जो 22 प्लस y। ये आपको याद रखना है, एक चार्ट है जिसको याद रखना है। ये पूछ लेते हैं कि गुणन अवस्था, और ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी अवस्था होती है, यानी कौन से ज्यादा समय लेती है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे लंबी अवस्था ये होती है, सबसे लंबी अवस्था, सबसे लंबी अवस्था, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, आपकी परिपक्वन अवस्था होती है। अब अपन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हार्मोन होते हैं, मैंने आपको 4 हार्मोन बताए थे, तो चारों के क्या देखेंगे, कार्य क्या क्या होते हैं। अब चारों के हार्मोन के कार्य देख रहे हैं। अब शुक्र जनन से रिलेटेड 4 हार्मोन का अध्ययन करेंगे। पहला हार्मोन का नाम है आपका FSH, आपने नाम तो सुना ही होगा, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग क्या होता है, इसको मैं आगे और जो अंड जनन आएगा उसमें समझ आ जाएगा पूरा। इसके कार्य क्या होते हैं ये आपको याद रखना है कि कार्य क्या होता है, ठीक है। एफएसएस का कार्य क्या होता है, एफएसएस आपके जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि भी 2 प्रकार की होती है। जो अपन की स्कल है, स्कल के अंदर एक होती है सेला टर्सिका गुहा होती है, उसके अंदर होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसके अंदर 2 लोब होते हैं, एक होता है अग्र लोब, एक होता है पश्च लोब। जो अग्र लोब होता है, एंटीरियर आपका लोब है, उससे निकलता है आपका एफएसएस। क्या निकलता है, एफएसएस निकलता है। जो कहाँ पर कार्य करता है, जो कार्य करता है आपकी जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, वसन की जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। सर्टोली कोशिका पर कार्य करेगा, सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, ठीक है। सर्टोली कोशिका पर कार्य करेगा तो ये एंड्रोजन, जो भी आपके एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो तत्व हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और शुक्र जनन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, शुक्र जनन को बढ़ाएगा, शुक्र जनन को बढ़ाएगा, ठीक है।
और जो भी आपके एंड्रोजन से तत्व हैं उनको भी रिलीज कराएगा। तो आपको याद रखना है एफएसएस किस पे कार्य करता है, सर्तोली कोशिका पे कार्य करता है और क्या करेगा, शुक्र जनन को बढ़ाएगा। दूसरा आपका है जो उसका नाम है एलएच या इसको एक और नेम है आईसीएसएस। एलएच ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, आईसीसीएस का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है, तो मैंने आपको जो पिछले वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ाया है उसमें मैंने ये बताया है इंटरस्टिशियल सेल किसका दूसरा नाम है, लेडिंग कोशिका है। लेडिंग कोशिका का दूसरा नाम, तो ये किस पे कार्य करेगा, नाम में भी लेडिंग कोशिका आ रहा है तो ये लेडिंग कोशिका है उस पर कार्य करता है। लेडिंग कोशिका होती है उसका काम क्या होता है, लेडिंग कोशिका होती है जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है या एंड्रोजन होता है उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन कोई क्या करता है, आपके सिक्रीट करवाने में सहायता करता है। थर्ड आता है आपका जो थर्ड हार्मोन है वो आता है आपका एनिबिन। थर्ड हार्मोन है उसका नाम है एनिबिन। एनिबिन या संदमक हार्मोन भी बोल सकते हैं, संदमक हार्मोन, एनिबिन या संदमक हार्मोन। तो जो भी आपने अभी तक दो हार्मोन पढ़े हैं आपका एफएसएस एंड एलएस, ये दोनों क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा रहे थे। अब सभी स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाएंगे तो बहुत सारा आपके क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे कोई भी कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए होता है आपका इनहिबिन। जैसे कोई भी आपका स्टूडेंट से ज़्यादा और मतलब एक्साइटेड हो जाता है तो उसको टीचर्स घर वाले क्या करते हैं, वापस रेगुलेट करते हैं। तो इनको भी तो क्या करना पड़ रहा है, रेगुलेट करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने के लिए होता है आपका इनहिबिन, ठीक है। ये क्या करेगा, शुक्र जनन को कम करेगा, शुक्र जनन को कम करेगा। कम करेगा कैसे, कम करेगा कैसे भाई, इसके हाथ में थोड़ी ना कम करना। तो कम करने के लिए ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। तो अभी मैं बताऊंगा नेगेटिव फीडबैक कैसे देता है। क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जो आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि है उस पर क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। जिससे पीयूष ग्रंथि से किसका निर्माण हो रहा है, आपका एलएस है, आपका एफएसएस है, उसका निर्माण हो रहा है। तो इससे नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एलएस है और एफएसएस, एलएस आपका एफएसएस का क्या हो जाएगी, मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। इसकी मात्रा कम हो जाने के कारण शुक्र जनन भी धीमा पड़ जाएगा, ठीक। ये क्या कर रहा है, शुक्र जनन को कम कर रहा है। और चौथे अपन हार्मोन की बात करते हैं तो वो आ रहा है टेस्टोस्टेरोन। जो नर होते हैं उसका मुख्य हार्मोन है या जननिक हार्मोन भी कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। फोर्थ है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है आपको याद रखने, इसके तो आपको याद रखने हैं कार्य, यही एग्जाम में आते हैं। इसके तो कार्य आपको पूरे कंठस्थ होने चाहिए। कोई भी पूछे तो टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य हैं, तो 4 कार्य आपको मुख्य जुबान याद होने चाहिए। पहला कार्य आता है इसका शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। दूसरा कार्य, पहला तो क्या कार्य होगा, शुक्राणु का निर्माण। दूसरा कार्य जैसे अपन प्यूबर्टी एज में जाते हैं या जो मेल होते हैं 14 से 16 साल की जो अवस्था है वहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर क्या होंगे, आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक अंग है, उनका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों या लक्षणों का विकास करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, जो मुंह पे दाढ़ी आना, आपके बगलों में बाल आना, लोअर एब्डोमेन है जो निचला पार्ट है उसके अंदर बाल आना, आवाज़ का थोड़ा फटना, और क्या है, पेनिस की साइज बढ़ना,
और जो आपका वसन कोष है उसकी भी साइज बढ़ना, और जो शरीर है वो बल्कि हो जाना, थोड़ा भारी हो जाना, मुस्कुलर हो जाना, ये सभी क्या है द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। थर्ड पूछा जाए इसका जो तीसरा कार्य क्या होता है, ये भी क्या देगा नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा नेगेटिव फीडबैक देगा, शुक्र जनन को ये भी कम करेगा। याद रखना है ये क्या देता है नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको देगा आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि को देगा, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा शुक्र जनन को कम करेगा। तो दो है जो हार्मोन है शुक्र जनन को कम कर रहे हैं और दो बढ़ा रहे हैं। चौथा आपसे पूछा जाए तो क्या कार्य होता है। चौथे कार्य की बात करूं, जैसे कोई भी बच्चा आपको जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वसन कोष है तो शरीर से बाहर आया हुआ होता है। उस वसन कोष के अंदर क्या होते हैं आपके वसन होते हैं। तो वसन कोष के अंदर वसन बाहर कैसे आते हैं कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर, भ्रूणीय अवस्था के अंदर, भ्रूणीय अवस्था का मतलब क्या हो गया, भ्रूणीय अवस्था में मतलब जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है 9 महीने के लिए उसे बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में 30 नैनोग्राम प्रति ml, 30 नैनोग्राम, नैनोग्राम का मतलब कितना होता है 10⁻⁻9 ग्राम। ये बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होता है। तो ये इसका काम क्यों स्रावित होता है, स्रावित होता है इसीलिए स्रावित होता है क्योंकि जो अंदर की ओर होते हैं, पहले जो वसन होते हैं शरीर के अंदर की ओर होते हैं, तो उनको बाहर लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर से कम तापमान आवश्यक होता है, वो होता है 2 से 2.5 डिग्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि शुक्र जनन के लिए शरीर से कम कितना तापमान आवश्यक होता है, वो होता है 2 से 2.5 डिग्री। तो पहले अंदर होते हैं एब्डोमेन के अंदर, उसको बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कितना होता है 30 नैनोग्राम प्रति ml। ठीक है, तो ये 4 आपको टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन हमको तो याद रखना ही है। तो ये अपन के हार्मोन पूरे हो गए। अब मैं वो आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा जिसके अंदर कैसे नेगेटिव फीडबैक जा रहे हैं और कैसे आपको शुक्र जनन को कंट्रोल हो रहा है और कैसे शुक्र जनन के 2 हार्मोन है वो बढ़ा रहे हैं और 2 कैसे कम कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन उसको पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं जो आपके इनिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है शुक्र जनन को कम करते हैं और एफएसएस एंड एलएस जो शुक्र जनन को बढ़ाते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म है, उसको समझते हैं। मैकेनिज्म या प्रक्रिया क्या क्या मैकेनिज्म समझते हैं। पहले लेता हूं मैं आपका हाइपोथैलेमस। क्या लेता हूं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है, जो हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। तो ये ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। इससे जो रिलीज हार्मोन होता है वो होता है GnRH। क्या है नाम है, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक, ये किस पे कार्य करेगा, ये काम करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी या अग्रपीयूष ग्रंथि पर। अग्रपीयूष ग्रंथि आपको याद रखना है, अग्रपीयूष ग्रंथि पे कार्य करता है। और अग्रपीयूष ग्रंथि एक गुहा में स्थित होती है, उसका नाम है सेला डर्सिकल। अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। उनका नाम है आपके, जैसे मैंने यहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन लेता हूँ, एक है एफएसएस और एक है ICSS या LS। एफएसएस किस पे कार्य करता है, आपके सर्टोली कोशिका पे कार्य करता है। तो सर्टोली कोशिका पे कार्य करेगा तो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाएगा। ये किस पे कार्य करेगा, सर्टोली कोशिका। ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा। और जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो रहा है उसको क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा। यदि ये ज्यादा आ जाए, एक्सेल में या अधिक मात्रा में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं। ICSS ये किस पे कार्य करेगा, लेडिंग कोशिका, लेडिंग सेल। ठीक है,
जिससे टेस्टोस्टेरोन को स्रावित होगा और क्या होगा आपका टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये ज़्यादा हो गए, ये भी एक्सेस में आ गया, ये भी ज़्यादा स्रावित हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा स्रावित हो गया, इसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये खुद जाएगा आपका, एक तो जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, एक जाएगा आपका अग्रपियूस ग्रंथि। मेनली किसके पास जाएगा, अग्रपियूस ग्रंथि से। तो ये दोनों स्रावित हो रहे हैं, इस चीज को ही रोकना है। तो मेनली किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर अपन नेगेटिव पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव भी एक फीडबैक आता है, वो अपन जो अंड जनन है वहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो ये भी क्या देगा, इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। मेनली किसको देगा, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नेगेटिव फीडबैक मेनली किसको जाता है, तो किसको जाएगा, अग्रपियूस ग्रंथि को जाता है। ये तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा बहुत आपको इमेज बन गई होगी कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अपन जो शुक्राणु निर्मित हो गए थे, शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। शुक्राणु की संरचना, अब अपन शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। शुक्राणु या स्पर्म की अध्ययन का संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक शुक्राणु की संरचना मैंने बनाई, तो इसका जो ऊपरी वाला पार्ट है वो कहलाता है गेलिया कैपेटिस। क्या कहलाता है, गेलिया कैपेटिस। और इसके दोहरी संरचना होती है, इसके अंदर भरा रहता है स्पर्म लाइसिन। क्या भरा रहता है, स्पर्म लाइसिन या एक्रोसिन बोलते हैं। एक्रोसिन है वो किसका बनाता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। और इसके अंदर होते हैं यहाँ पर केंद्रक। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य एब्सेंट होगा। क्या होगा, केंद्रक द्रव्य एब्सेंट होगा, केंद्रक द्रव्य एब्सेंट, ठीक है। केंद्रक द्रव्य क्या होगा, एब्सेंट। केंद्रक वाला पार्ट और गेलिया कैपिटिस वाले पार्ट और उनके बीच का स्थान कहलाता है परफोर्टोरियम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो गेलिया कैपिटिस है और केंद्रक के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, परफोर्टोरियम। परफोर्टोरियम, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रियोल, जिसका नाम है आपके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल समीपस्थ तारकाय और ये है डिस्टल दूरस्थ तारकाय। क्या है, दूरस्थ तारकाय, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आपको हरी वाली पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होती है आपकी क्या, एक कोशिका द्रव्य की क्या होती है, परत होती है, जिसे बोलते हैं मेन चीट। क्या बोलते हैं, मेन चीट, याद रखना है। और यहाँ पर जो सर्पिले आकार में दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सर्पिले आकार में जो एक्सोनिमा है उसको घेरे रहते हैं, तो ये है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस आवरण को, इस संरचना को बोलते हैं नेबनकर्ल आसद। नेबनकर्ल शीत या आसद। तो इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना या ऊर्जा प्रदान करना। और यहाँ पर है आपका पूंछ वाला पार्ट, इसे बोलते हैं टेल या पूंछ, पूंछ वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है एकदम क्राउन या मुकुट, सिर के ऊपर है, जिसे बोलते हैं क्राउन या मुकुट वाला हिस्सा। और ये है आपका हेड, हेड या मुकुट वाला पार्ट। और ये कहलाता है मिडल पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मिडल पीस, मिडल पीस। इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये होता है ऊर्जा वाला कक्ष। जो आपके शुक्राणु को ऊर्जा आती है तो कहाँ से आती है, ऊर्जा का कक्ष कौन सा है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु के अंदर ऊर्जा कक्ष कौन सा होता है, वो होता है आपका मिडल पीस या मध्य भाग, मध्य भाग, मिडल पीस या मध्य भाग होता है आपके ऊर्जा का कक्ष। प्रतिदिन शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। तो प्रतिदिन शुक्राणु कितने बनते हैं, एवरीडे या प्रतिदिन शुक्राणु बनते हैं। आपको याद करना है प्रतिदिन शुक्राणु का निर्माण कितना होता है, मैं बताता हूँ आपको। 10 की घात 12 से लेके 10 की घात 13
स्पर्म या शुक्राणु प्रतिदिन कितने बनते हैं? 10 की घात 12 से लेके 10 की घात 13। अब यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स लगानी है, गणित लगानी है। ये कितने आपके संख्या होगी तो आपको इसको कमेंट में बताना है, जरूर बताना है, सभी को बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये कितनी होगी। आपको 1000 10,000 ऐसे में बताना है कि ये कितनी होगी। जो अभी आर्थिक पैकेज घोषणा हुई थी 20 लाख करोड़, क्या हुई थी? 20 लाख करोड़, उसकी तरह ही बताना है कि ये कितने करोड़ है। तो यहाँ पर जो संख्या दिखानी है तो आपको बताना है इतने स्पर्म प्रतिदिन आपके बन रहे हैं, तो कितने स्पर्म हैं आपको लाख करोड़ों में बताना है, कितने करोड़ है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आंसर बताऊंगा करेक्ट। ये आपके डेली स्पर्म बन रहे हैं। तो स्पर्म का काम क्या हो गया? जैसे स्पर्म आपके इजाकुलेट हुआ, इजाकुलेट होने के बाद में जो सीमन है वो कहाँ गया? योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर गया। वेजाइना तक तो ये क्या रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। उसके बाद में इनमें क्या आ जाती है? एक्टिव होते हैं। जैसे आपको जो सीमन है उसको पहले देखा होगा, पहले क्या होता है? आपके सांद्रित होता है या फिर गाढ़ा रहता है, उसके बाद उन्हें क्या स्कंदित होने लगता है। तो ये बाद में स्कंदन होने के बाद जो स्पर्म है वो तैरते हुए कहाँ जाएंगे? गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका के अंदर, जहाँ पर क्या होता है? अंडा होता है, वहाँ पर क्या करेंगे? ये निषेचित करेंगे अंडे को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहाँ पर ये प्रोजिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है, इसके भी कार्य होते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। और यहाँ पर स्पर्म लाइसिन का भी कार्य याद रखना है। जो भी आपका अंडा होगा, अंडे के ऊपर बारिश रचना भी होगी, उसको क्या करना है? भेदने में सहायता करेगा। यहाँ है इसका न्यूक्लियस, यहाँ है, तो इसको भेद के अंदर जाएगा तभी तो निषेचित कर पाएगा। तो ये भेदने में क्या करता है? सहायता करता है। तो अब मैं आपको 4 टर्म्स बताऊंगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब अपन 4 टर्म्स लिखी हैं, तो आपको इन टर्म्स को इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, तो 4 टर्म्स का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम में आती रहती है। हाई लेवल एग्जाम से लेकर लोअर लेवल एग्जाम तक आती रहती है। पहला है स्पर्मिएशन, दूसरा है सेमिनेशन, तीसरा एजैकुलेशन, चौथा है आपका इंसेमिनेशन। पहला है स्पर्मिएशन, शुक्राणु का सटोली कोशिका से बाहर निकलना। शुक्राणु का, याद कर लो एकदम, शुक्राणु का सटोली कोशिका से बाहर निकलना। से बाहर आना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। दूसरा है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब हो गया शुक्राणु का वर्ण से बाहर आना। शुक्राणु का वर्ण से बाहर आना, वृषण या टेस्टिस से बाहर आना। ठीक है, जो तीसरा है इजैकुलेशन या स्खलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्खलन बोलते हैं। शुक्राणु का मानव के नर शरीर से बाहर आना, नर शरीर से बाहर आना। शुक्राणु का नर शरीर से बाहर आना, नर शरीर से बाहर आना। ठीक है, उसे बोलते हैं इजैकुलेशन, आपने टर्म सुनी होगी। चौथा है इंसेमिनेशन, शुक्राणु का मादा के मादा के योनि में स्थानांतरित होना या वेजाइना में एंटर होना, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। मादा के योनि में स्थानांतरित होने को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। तो ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो ये आज हमारी युग्मक जनन की क्लास थी। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके भी बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें इस वीडियो को और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।